आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फिजिक्स का बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और ये चैप्टर उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना ज़्यादा हमारा पहला चैप्टर था फिजिक्स का मोशन। बाकी उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और इसमें आपको हर मोड़ पर जो है ना मोशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि आप लोगों में से कोई बच्चे ऐसे थे जो कि मोशन चैप्टर जब चल रहा था तो एब्सेंट थे, तो उसको जाके आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा उस पर रिकॉर्ड किया हुआ है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आप लोग भी कोई देख रहे हैं और यदि आपको ऐसा लगता है कि मोशन चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कहीं से भी पहले जाके मोशन चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, है ना। क्योंकि जब तक आपके मोशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को नहीं समझ पाएंगे। आपको लगेगा कि ये क्या बात हो रहा है, इस प्रकार का, है ना। तो आप पहले उस चीज़ को एक बार देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, है ना। उसके बाद फिर आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा एक मतलब एक आपका फ्लो इसमें बना रहेगा, है ना, बरकरार रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लास 9th का जो फिजिक्स का चैप्टर है ना, जो पहला था मोशन, मोशन के बाद था हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा ग्रेविटेशन है। ये तीनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, तीनों का तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो जब आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे होंगे तो आपको हर मोड़ पे ये नजर आएगा कि यार इसमें तो हर बार मोशन चैप्टर का बात हो रहा है। बिल्कुल बात होगा, होगा बिल्कुल बात। इसीलिए इसमें लिखा गया है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन एक लास्ट वर्ड है, तो मोशन चैप्टर का इसमें कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, है ना। चलिए, तो टॉपिक का इस चैप्टर का शुरुआत आज हम लोग करेंगे, कुछ चीजों को समझेंगे, है ना। चलिए, फोर्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए देखिए अब जरा ध्यान से, यहाँ पर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये चैप्टर किसका देन है ना। देखिए इस चैप्टर में आपको दो इंसान का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, दो इंसान का कंट्रीब्यूशन आपको इसमें मिलेगा। पहला मिलेगा आपका न्यूटन साहब का, जिसको हम लोग सर आइजैक न्यूटन भी कहते हैं, या फिर कोई लोग इसको सर आइजैक न्यूटन भी कहते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए, समझने से मतलब हम लोगों को, है ना। तो पहला इंसान इसमें आपको मिलेगा न्यूटन जी, पहले आपको मिलेंगे। दूसरे इंसान आपको इस चैप्टर में मिलेंगे गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली। तो ये दो इंसान का कंट्रीब्यूशन आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मिलने वाला है ना। तो आप जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर अभी हम लोग शुरुआत करेंगे, इसमें आपने बचपन से सुना होगा न्यूटन का लॉ, थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, क्या है ये लॉ, है ना। इसी के बारे में इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर गैलीलियो गैलीली का भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपको इस चैप्टर में मिलेगा, उसको भी हम लोग बारीकी से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत हम लोग करते हैं अपने चैप्टर का यहीं से। सबसे पहला यदि इसको ध्यान में रख के यदि देखा जाए ना, तो यहाँ पे कुछ टर्म है जो कि आप लगभग जानते हैं। फोर्स कौन नहीं जानता है, फोर्स आप जानते हैं, लेकिन जो कुछ भी आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन आज हम लोग दूर कर लेंगे कि आप वाकई में हमारा फोर्स होता क्या है ना। एंड लॉज ऑफ मोशन, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में, मोशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है मोशन, उस मोशन का ना कुछ लॉ है, यानी कि कुछ नियम कानून है। क्या नियम कानून है उसको भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मोशन चैप्टर जो आपने 8 में पढ़ा है वो इसमें अप्लाई है, बहुत ज़्यादा इसमें रोल है इसका, है ना। चल, उसके बाद फिर हालांकि लॉज ऑफ मोशन तो हमारा थोड़ा सा बाद में आएगा, एक दो क्लास के बाद में आएगा हमारा, लेकिन पहले हम लोगों का फोर्स को लेकर जो कॉन्सेप्ट है, जो कंफ्यूजन है, उसको हम लोग दूर कर लेते हैं, है ना। चलिए, लिखते हुए हम लोग चलेंगे और समझते हुए भी इसको हम लोग साथ ही साथ चलेंगे, ठीक ना। चलिए, पहला बात फोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर फोर्स हमारा होता क्या है। देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को,
फोर्स क्या होता है? अप, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। समझिए यहां पे ध्यान से, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इससे आसान डेफिनेशन फोर्स का हो ही नहीं सकता। आप किसी भी बुक को पलट के देख लीजिए, सबसे पहला स्टेटमेंट आपको जो फोर्स का मिलेगा ना, वो यही मिलेगा, और इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता है। चलिए अब इसका मतलब को हम लोग समझते हैं। हालांकि फोर्स आप जानते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आप डेली करते हैं इस चीज को, है ना, बस समझने की थोड़ी सी जरूरत है। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान दिया जाए। अब पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पुश का मतलब क्या होता है? धकेलना। पुश का मतलब धकेलना, पुल का मतलब खींचना। तो जैसे ये हमारा बोर्ड है, यदि हम इसको पुश कर रहे हैं, यानी कि धकेल रहे हैं उधर, तो हम क्या कर रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। समझ में आ रहा है बात? तो हम यदि इसको पुश कर रहे हैं, यानी कि उधर धकेल रहे हैं, इसको धक्का मार रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए इसको इधर घिसना चाहेंगे, जैसे चलिए हमारे पास क्या हो सकता है एग्जाम्पल, चलिए ये बोतल है, मान लीजिए यहाँ पे बोतल रखा हुआ था, इसको हम इधर खींच रहे हैं, तो पुल हो गया हमारा, हो गया ना पुल। तो बस यही चीज है, पुश पुल, पुश पुल, यही हमारा कहलाता है फोर्स। बस इससे आसान डेफिनेशन फोर्स का है ही नहीं। तो पुश करने में, पुल करने में जो आपको मेहनत लग रहा है ना, जो आप फोर्स लगा रहे हैं, वही हमारा कहलाता है क्या? यानी कि जो आप ताकत लगा रहे हैं वही हमारा कहलाता है फोर्स। और ताकत तो आपको धकेलने में भी लगेगा, खींचने में भी लगेगा, वही हमारा क्या है? फोर्स है। बस सिंपल सा बात है। चलिए उसके बाद इतना से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और हमको जानना पड़ेगा फोर्स के बारे में। चलिए कोई बता सकता है कि फोर्स हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स क्या है? फोर्स स्केलर नहीं है। आपको लग रहा होगा कि फोर्स, यार धक्का मार रहे हैं, ठीक है, इसको तो धक्का मार रहे हैं तो एक डायरेक्शन है इसके पास, लेकिन आपको लग रहा होगा कि धक्का मार रहे हैं तो डायरेक्शन तो है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड कहाँ है? नहीं, बिल्कुल, हाँ तुम्हारा बात कहना सही है, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है अभी मालूम चलेगा, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, कैसे? हर एक चीजों का एक एसआई यूनिट है, आपको मालूम होता है, केजी का एसआई यूनिट है, लेंथ का है, डिस्टेंस का है, स्पीड का है, वेलोसिटी का है, एक्सेलरेशन का है, हर एक का एसआई यूनिट है ना। उसी प्रकार से फोर्स का भी एसआई यूनिट है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन। अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो जैसे आप बाजार में खरीदने जाते हैं आलू, तो कहते हैं भैया 1 केजी आलू दे दीजिए, तो वो केजी क्या है? एसआई यूनिट है ना। उसी प्रकार से जब हम इसको धक्का मार रहे हैं ना, धक्का मार रहे हैं, तो इसका भी एक यूनिट है, इसका भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूटन, ठीक है ना। समझते हैं अभी थोड़ा सा, थोड़ी देर रुक जाइए, बस एक चीज हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बस। तो फोर्स का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। आगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज it has unit, because it has unit magnitude as well as direction। बहुत सारे बुक में क्या, लगभग बुक में आपको ना केवल और केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही मिलेगा, है ना। लेकिन हम लोग तो जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बुक में है लिखा हुआ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेकिन आप यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, किस चीज का? यूनिट का। वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा इस चीज को, ठीक ना, कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड का ना, तो मैग्नीट्यूड में ही हमारा शामिल होता है क्या? यूनिट। लेकिन आप इसको सेपरेटली भी बात करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब समझिए इस चीज को।
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज यूनिट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास तीनों चीज है, बहुत सारे बुक में दो ही चीज लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो भी ठीक है ये भी ठीक है, ठीक है ना। चलिए वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी हो गया। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बताया था हम लोगों ने, न्यूमेरिकल वैल्यू, याद करो न्यूमेरिकल। जैसे आप आलू खरीदने के लिए गए, बोले भैया 1 kg आलू दीजिए, वो एक क्या है, मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, एक केजी, केजी हो गया हमारा यूनिट और एक हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, बात खत्म है ना। चलो यहां तक समझ में आ गया आपको। लेकिन अभी भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर ठीक है इसके पास डायरेक्शन है, हम इसको 10 धकेल रहे हैं तो वो डायरेक्शन में जा रहा होगा मान लीजिए, लेकिन सर इसके पास मैग्नीट्यूड कैसे है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे है, अभी पता करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक दो टर्म और है, थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, किस कैपिटल एफ से, देखिए यहां पे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, कैपिटल एफ से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और इसका जो इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। और डिनोट कैसे करेंगे, बार बार आप ये न्यूटन नहीं लिखेंगे, बार बार आप ये लिखेंगे कैपिटल एन। अब सवाल है कि ये न्यूटन क्यों रखा गया। देखो हम बार बार पहले भी बोले हैं ना कि जब बहुत समय ना, मतलब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो जो चीज अपना खोज के दे दिया एक्सपेरिमेंट, उन्हीं के नाम पे उनका रखा जाता था। जैसे आप पढ़ते हैं ना न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, क्यों, क्योंकि न्यूटन ने दिया है ना। चलिए उसके बाद फिर तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे फोर्स के बारे में। अब समझ लेते हैं कि आखिर इसके पास मैग्नीट्यूड कैसे है ना। जैसे देखिए आप बाजार में खरीदने के लिए गए आलू, आपने 1 kg आलू खरीद के ला दिया, एक हमारा क्या है वहां पे मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है एक। उसी प्रकार से जब हम लोग इसको धक्का लगाएंगे ना, धक्का लगाएंगे तो किसी ना किसी न्यूटन से धक्का लगा रहे होंगे, यानी कि इसका जो यूनिट होता है ना वो हमारा न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट। तो मान लीजिए आपने इसको धक्का लगा दिया कितने यूनिट का, सॉरी 10 न्यूटन का लगा दिया आपने धक्का इसको। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 10 kg, 10 kg, 20, 20 kg, 30 kg, इसी प्रकार का हमारा है 10 न्यूटन, ठीक है। तो क्या अब इसके पास मैग्नीट्यूड है, बताइए। तो अब जब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो क्या ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, बिल्कुल हुआ। ये न्यूटन वाला जो आपको कॉन्सेप्ट है ना 10 न्यूटन 20 न्यूटन, ये वाला थोड़ा सा और बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको ये समझ के चलना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास यूनिट के साथ साथ मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, ठीक ना। और उसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से, और इसका ऐसा यूनिट होता है हमारा न्यूटन, इसको सिंबल करेंगे हम लोग कैपिटल एन से। कोई डाउट इसमें, चलिए जल्दी जल्दी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। फोर्स के वजह से ना कुछ इन्वायरमेंट में बदलाव आते हैं, फोर्स के वजह से इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव आते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोतल यहाँ पे एकदम बिल्कुल अभी स्थिर था, मान लीजिए कुछ समय के लिए, हम इसको धक्का लगाए उधर फेंक दिए, फोर्स लगाए तो इसका क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया ना। जैसे अभी हम यहाँ पे चुपचाप खड़े हैं, पीछे से कोई धक्का लगाएगा आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो फोर्स की वजह से इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार के बदलाव हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक में, उसका नाम है इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉपिक का नाम क्या होगा, इफेक्ट ऑफ, क्या है टॉपिक का नाम, इफेक्ट ऑफ फोर्स। चलिए अब फोर्स के वजह से क्या क्या बदलाव आपको अपने आसपास देखने को मिल सकते हैं, इसी को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो टॉपिक का नाम है आपका इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि किसी भी चीज में यदि आप फोर्स लगाएंगे तो क्या बदलाव उसमें देखने को आपको मिलेगा, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसको पढ़ने से पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि फोर्स एक ऐसा चीज है ना जिसको कि आप देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास व्हाइट बोर्ड है,
यदि हम इसको धक्का दे रहे हैं, मान लीजिए धक्का देंगे ये टूट के नीचे गिर जाएगा, तो क्या फोर्स लगा रहे हैं तो क्या आपको दिख रहा है? क्या फोर्स दिख नहीं रहा है, लेकिन फोर्स के वजह से जो इस पे एक्शन हुआ वो आपको नजर आ गया। यार फोर्स लगाया है सर ने फोर्स लगाया तो नीचे गिर गया। तो फोर्स कभी भी आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन फोर्स के वजह से होने वाला एक्शन आप महसूस कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भावनात्मक चीज है जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में पहला हमारा इफेक्ट कौन सा है? चलिए बताइए तो जरा, क्या लिखा हुआ है? उतना तो याद नहीं रहता हमको। A force can move a stationary body। और कुछ है? पहला वाला यही है। चलिए देखिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। फोर्स के वजह से इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार के बदलाव होते हैं। कुछ बदलावों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। टॉपिक का नाम हो गया हमारा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। और फोर्स को कभी भी हम लोग देखते नहीं है, उसके कारण होने वाला एक्शन हमको महसूस हो जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए, क्या लिखा हुआ है? अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब हो गया फिक्स, एकदम कॉन्स्टेंट, फिक्स। क्या हो गया इसका मतलब? फिक्स। आप फिक्स कह सकते हैं। स्टेशनरी का मतलब फिक्स्ड कह लीजिए, हालांकि स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, शांत, है ना। चलिए रेस्ट कह लीजिए, अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड है, फिजिक्स का वर्ड है रेस्ट। अच्छा हाँ, चलिए, अब जब युवराज ने रेस्ट वर्ड बता ही दिया है तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज आपको बता देते हैं। केमिस्ट्री में आपने 3 स्टेट पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। लेकिन फिजिक्स में जब भी स्टेट का बात होगा ना, इस चीज को आप याद रखिएगा, ये बहुत कम जगहों पर लिखा हुआ होता है ना, कि फिजिक्स में जब भी स्टेट का बात करेगा तो 2 ही स्टेट होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि बार बार कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसके मायने बदल जाते हैं, है ना। स्टेट का मतलब केमिस्ट्री में होता है 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ 5 है, लेकिन 2 को अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। एक प्लाज्मा है और एक कोई बॉस है, कुछ कैसे करके कुछ है ना। उन दोनों का भी उतना मान्यता नहीं मिला हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये केमिस्ट्री का स्टेट है। लेकिन जब फिजिक्स के स्टेट का बात करेगा ना, तो हमेशा आपके सामने 2 ही स्टेट होगा। एक पहला स्टेट होगा रेस्ट, दूसरा स्टेट होगा मोशन। फिजिक्स कहता है कि हमारे पास ना 2 ही स्टेट है। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इस पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड का, क्लासरूम या फिर घर का बात नहीं कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका 2 ही स्टेट हो सकता है, या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। क्या बीच वाला कोई निकलता है क्या कुछ? आप खुद सोचिए, नहीं निकलता है ना। तो आप कहीं पे इस चीज को नोट कर लीजिएगा, हालांकि ये बहुत कम जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। नोट कर लीजिएगा, एक छोटा सा टॉपिक है ये, नोट। जब भी फिजिक्स में बात करें किस चीज का, रेस्ट का, सॉरी स्टेट का, स्टेट का जब भी बात करें ना फिजिक्स में, तो आपको हमेशा समझना है 2 ही स्टेट। पहला आपको समझना है रेस्ट एंड मोशन। तो फिजिक्स के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड के जो वस्तु हैं वो 2 ही स्टेट में हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट में होंगे या तो वो मोशन में होंगे। यही होता है हमारा फिजिक्स का स्टेट। आप इसको कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा ताकि आपका बार बार उस पर ध्यान जाता रहे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग अपने टॉपिक में वापस आते हैं। क्या है देखिए, अब फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, मतलब ये कि फोर्स में इतना ज़्यादा ताकत है ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है उसको वो मूव करवा सकता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये हमारे पास क्या है, व्हाइट बोर्ड है ना, हम इसको जोर से फोर्स देंगे नीचे गिर जाएगा, क्या वो मूव करेगा? मतलब ऊपर से नीचे गिर जाना मतलब क्या, मूव ही तो किया, वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया। तो हाँ, जैसे मान लीजिए बॉटल है, मान लीजिए बॉटल है, चलिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे एकदम बिल्कुल फिक्स है, हाथ हटाएंगे तो गिर जाएगा अभी, लेकिन फिलहाल मान लीजिए कि ये बिल्कुल फिक्स है। जोर से फोर्स लगाएंगे इधर फेंका जाएगा, है ना। तो ये कैसे हुआ? फोर्स लगाए ना हम लोग, तो फोर्स के पास ये पावर है कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सेकंड वाला बताइए क्या है, सेकंड इफेक्ट क्या है? सेकंड इफेक्ट
A force can stop a moving बॉडी। देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिए इस चीज को। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्रिकेट। यदि बैट्समैन जब हिट करता है बॉल को तो फील्डर क्या करता है, उसको रोकता है। अरे कैच आएगा तो कैच करेगा, नीचे आएगा तो नीचे रोकेगा उसको, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। बॉल हमारा क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। बॉल फील्डर ने उसको फोर्स लगा के रोक लिया अपने हाथ से, तो वो रुक गया हमारा, है ना। तो फोर्स के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है ना। तो वो किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चालू भी कर सकता है और किसी चालू हुए चीजों को वो रोक भी सकता है। दोनों पावर है इसके पास। आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए थर्ड इफेक्ट बताइए क्या है इसका। A force can change a force can change the speed of a moving body। क्या क्वेश्चन है, पूछो। इफेक्ट का मतलब होता है कारण, अफेक्ट का मतलब होता है उसके परिणाम स्वरूप, मतलब कि उसका रिजल्ट क्या आया, इस प्रकार का कुछ होता है। उतना तो खैर। इफेक्ट का मतलब हो गया, आप समझ सकते हैं कि उसके कारण से क्या हुआ, है ना। अफेक्ट का मतलब हो गया, आप कह सकते हैं उसके प्रभाव में क्या हुआ, इस प्रकार का। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए खैर देखिए चीज को, क्या लिखा हुआ है तीसरा, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। यानी कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, लेकिन उसके स्पीड को हम चेंज कर देंगे मूव करते करते। एग्जांपल बताएं, चलो। किसका, फुटबॉल का। बिल्कुल फुटबॉल भी हमारा एग्जांपल हो सकता है। चलिए बेहतरीन एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक, फिर से क्रिकेट मैच लीजिए। बॉलर क्या करता है, अपने स्पीड से बॉलिंग करता है, लेकिन बैट्समैन क्या करता है, उसके स्पीड को बढ़ा दे। देखो धीरे मारेगा तो चौका जाएगा तो आउट हो जाएगा, लेकिन जब वो जोर से मारेगा ऊपर उठा के तो चांस है कि छक्का जा सकता है ना। तो क्या हुआ, जो बॉलर जो बॉलिंग कर रहा था उसके बॉलिंग करने का स्पीड कुछ और था, लेकिन बैट्समैन ने मारा तो उसका कुछ और हो गया, है ना। तो बैट्समैन जो अपना बॉल को मार रहा है तो क्या हवा में फूंक के मार रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। वो क्या कर रहा है, अपने बल्ले की मदद से उसको फोर्स लगा रहा है। तो वही बात है यहाँ पे कि अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। बॉल हमारा क्या था, मूविंग बॉडी था, मूव कर रहा था, जा रहा था बैट्समैन की तरफ। उन्होंने उसके मूविंग बॉडी के स्पीड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बढ़ा दिया या तो घटा दिया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तीसरा हो गया, चौथा बताइए क्या है। अ फोर्स, एक मिनट, a force can change the direction of a moving body। देखो यहाँ लड़ाई झगड़ा झोटा झोटी उठा पटक क्लास में नहीं चलेगा। तो तुम लोग छोटे मोटे बात पर झोटा झोटी क्यों कर लेते हो, उठा पटक क्यों कर लेते हो तुम लोग। उठा पटक नहीं करना है, ठीक ना। बोतल ऐसे उठाना है और सीधा ले देना है, इस प्रकार का। चलो देखो यार, लड़की लोग ना, लड़की लोग ज्यादा झोटा झोटी पे ध्यान देती है। नहीं, हाँ सही बात है। ये जो क्लास में सब एक दूसरे का बाल वाल नोच के मारते हैं ना, लड़का का बाल वाल नोचने का आदत नहीं होता है। लड़का लोग ना फटाफट लड़का लोग बाल वाल नहीं खींचता है वो लोग। सुनो पहले, लड़का लोग कभी बाल वाल खींचता नहीं है, वो लोग टी शर्ट उशर्ट नहीं खींचता है। क्या बोल रहे, टी शर्ट ऐसे उठा तड़ातड़ शुरू, है ना। लड़की लोग का आदम छोटा छोटा पे करके। देखो यार, तो क्या लिखा हुआ है, a force can change the direction of a moving body। फिर से दोबारा एग्जांपल आप लीजिए, वही क्रिकेट वाला। देखिए बॉलर तो सीधा बॉलिंग करता है ना, बॉल जा रहा है मूव करते करते अपना एक डायरेक्शन में जा रहा है।
अरे भाई स्पिन भी मान लो ना, स्पिन भी मान लो, चलो ठीक है वही मान लो, ठीक है। तो बॉलर क्या करता है, अपने स्पीड से जा रहा होता है, यानी कि बॉल क्या मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन है सीधा जा रहा होगा, लेकिन बैट्समैन उधर मार देता है। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे एग्जांपल पे चलिए समझिए, संडे का दिन था, आपके पिताजी का ऑफिस बंद था, है ना, संडे का दिन था, आपके पिताजी का ऑफिस बंद था, और आपके दोस्त ने पहले ही फ़ोन कर रखा था, भाई देखो आज पार्क चलना है, किसी भी हालत में आज पार्क चलना है। तो तुम एकदम शाम के टाइम में एकदम पूरा सेंट वेंट जूता मोजा पहन के एकदम रेडी थे, फेयर लवली पॉन्ड्स जो भी है सब चीज़ तुम लगा के रेडी थे, और जैसे तुम गेट को ऐसे छुए, सुनो पहले, और जैसे तुम बाहर निकलने के लिए ऐसे गेट को छुए कि गेट खोलेंगे, अब पिताजी धर लिए ये, अब तुम जा रहे थे सीधे, अब पिताजी ऐसे धर लिए, ऐसे कर दिए, चलो अंदर। तो क्या हो गया, बेचारा वो मूव करके जा रहा था, उसके पिताजी ने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ये भी हो सकता है हमारा एग्जाम्पल। हाँ हुआ होगा, एक्सपीरियंस है, इसको एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है, खैर और एक पांचवा होगा लास्ट, चलिए लास्ट वाला बताइए। A force can change the shape and size of a body. बॉडी। फिर से छोटा छोटी कर रही है। देखो यहाँ, तुम लोग अपना पानी क्यों नहीं लेके आते हो जी? ये तो पूछ के मतलब पानी तो कोचिंग में भी रहता है, लेकिन ठंडा ना होने के कारण नहीं पियोगे। चलो ठीक है, देखो यहाँ, जिसको नॉर्मल पानी पीना है वो कोचिंग का पानी पी सकता है, और जिसको थोड़ा सा क्वालिटी वाला पानी पीना है वो अपना घर से लेके आए, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बात है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, मतलब कि एक फोर्स ना किसी भी बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकता है ना। जैसे मान लीजिए इसका साइज अभी ये है, फोर्स लगाएंगे साइज छोटा हो गया, है ना। चलो अब इसका शेप कुछ स्क्वायर का जैसा लग रहा है ना, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया ना हमारा। तो फोर्स के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक बॉडी का शेप और साइज दोनों हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए अब जब इतना में कोई डाउट नहीं है तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे अपने एनसीईआरटी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं तुरंत, है ना। चलो हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट का क्लास है, बस देख लीजिए। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, नहीं अभी नहीं करना है, इसको एक ही में कर देते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसको एक बार, इसके बाद चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। किसका? फिजिक्स का ओरल टेस्ट, फिजिक्स का ओरल टेस्ट, हाँ लेंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेंगे। नहीं हम सोच रहे हैं ना थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट लिया जाए ना, तो उसके लिए एकदम मोटा मोटा लाठी वाठी ला के यहाँ पे रखा जाए, है ना, एकदम बहुत मोटा मोटा लाठी यहाँ पे ला के रखा जाएगा। और पंखा तो है ही है, एगो मोटा सा रस्सी लाया जाएगा, एकदम पैर हाथ बांध के बोरा में, उसको बोरा में पैक करके उसको उसमें टंगा जाएगा, उसमें उसको बांधा जाएगा, और उसके बाद नीचे से लगा लाठी एकदम, है ना, एकदम फटाफट। कहाँ लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस लगना चाहिए। मजाक कर रहे थे, टेस्ट होगा क्लास में, टेंशन नहीं लेना है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मोशन और दोनों चैप्टर का एक साथ टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले ओरल लेंगे, उसके बाद फिर रिटन लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, सुनो पहले, चलो देखो यहाँ, बात नहीं, आप सुन लीजिए। टॉपिक का नाम है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे,
टॉपिक का नाम है बैलेंस्ड एंड, इसको भी मिटा दें, शुरुआत तो हो ही गया है ना। चलिए देखिए यहाँ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। चलिए देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स हमारा क्या होता है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है बैलेंस फोर्स का, यदि बैलेंस फोर्स का यदि डेफिनेशन देखा जाए तो वो ये है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। ठीक है, चलिए क्या बोले एक बार फिर से हम लोग एक बार लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बैलेंस फोर्सेस इधर है हमारा, एक मिनट बोलेंगे तो बोलना, बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस फोर्स हमारा इधर हो जाएगा और अनबैलेंस्ड फोर्स हमारा इधर हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है इसका डेफिनेशन। if the resultant of all the forces acting on an object, कर लीजिए, acting on an object is zero, the forces are called balanced forces। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसा हमारा बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन है ना, वैसा ही हमारा अनबैलेंस्ड का भी डेफिनेशन है। बस आपको करना क्या, देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, बस बाकी सब चीज सेम है, बाकी सब चीज सेम है। यहाँ पे जीरो है ना, बस इसके आगे एक नॉट लगा देना है, NOT, बस बाकी सब चीज सेम है। देखिए लिख लेते हैं हम लोग, if the resultant of, हाँ यहाँ पे आप बॉडी या लिखिए, कहाँ गया हमारा, यहाँ पे आप बॉडी लिखिए या फिर ऑब्जेक्ट लीजिए, बात सेम है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on an object is not zero, बस यही करना था आपको, not zero, the forces are called unbalanced फोर्सेस। बस हो गया। चलिए इसके बाद अभी थोड़ा सा हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको समझ लेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे it does not move an object, क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे इसके लिए ये भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके बदले पे आप लिख सकते हैं क्या, इट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट, नहीं मूव कर सकता है लेकिन इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं इन दोनों के बातों को एक साथ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है ना। चलिए देखिए अब ध्यान से, बैलेंस फोर्स हमारा क्या होता है,
एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक ना। देखिए हमारे पास ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा मान लीजिए आप, है ना। चलिए नहीं मानना चाहते तो चलिए इसको हम लोग एक बॉक्स मान लेते हैं, है ना। बॉक्स मान लीजिए, तो बॉक्स कुछ इस प्रकार का हमारा होता है, बॉक्स मान लीजिए, है ना। ये बॉक्स है हमारा, बॉक्स है, और यहाँ पे एक लड़का है, कौन, युवराज है, युवराज तुम हो, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो एक लड़का है यहाँ पे, है ना, हम हैं, अच्छा चलो हम ही हैं, चलो। अरे भाई देखो फिजिक्स के पास ना कोई इमोशन ही नहीं है, ये ना कभी तुमको ऑब्जेक्ट बना देगा, कभी तुमको पार्टिकल बना देगा, कभी तुमको एटम बना देगा, कभी पहाड़ पे चढ़ा देगा, कभी ऊपर से नीचे गिरा देगा। यहाँ पे ना किसी भी लड़का लड़की का वैल्यू नहीं है फिजिक्स में, समझ गए। नहीं नहीं कोई वैल्यू नहीं है इसका। आपको कभी पहाड़ पे फेंक देगा, बोलेगा कि इसको नीचे गिर रहा है तो इसका वेलोसिटी निकालो आप बताओ खैर देखो यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक बॉक्स है ना, और ये जो है ना, अब बात नहीं, थोड़ा सा सीरियस हो जाए, इसको समझ लीजिए। ये इस पे धक्का लगा रहा है, अच्छा 2 आंख बना दे, ये इस पे धक्का लगा रहा है। उसके बाद इधर भी एक लड़का है, चलो मेरा हम शकल ही मान लो, तुम लोगों का एग्जांपल लेते हो तो तुम लोग बोलने लगते हो सर कार्टून जैसा तो हम लगते नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरा कार्टून वाला फिगर बना दिए। चलो देखो यहाँ, तो ये मेरा हम शकल है। अब जगह इस चीज को समझो ध्यान से, ठीक ना। ये हमारे पास एक बॉक्स था, बॉक्स है हमारे पास ये, और इधर वाला क्या कर रहा है ना, बॉक्स पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 20 न्यूटन का ये फोर्स इधर लगा रहा है। उसी प्रकार, अरे भाई ठीक है, उसी प्रकार ये वाला भी लड़का क्या कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, वो भी 20 न्यूटन का, दोनों सेम फोर्स लगा रहा है 20 का। चलिए अब जरा हमको एक बात बताइए कि फोर्स तो दोनों लगा रहा है ना, ये फोर्स लगा रहा है इधर, ये फोर्स लगा रहा है इधर, दोनों का फोर्स लगाने का कैपेसिटी भी बिल्कुल सेम है 20 न्यूटन। तो क्या बॉक्स मूव करेगा? बॉक्स मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फोर्स दोनों आपस में बराबर लगा रहा है, जरा सा भी यदि कम बेसी होता है ना तो बॉक्स मूव करता, लेकिन यहाँ पे बॉक्स मूव नहीं करेगा। दिस इज बैलेंस फोर्स। तो क्या लिखा हुआ था, थोड़ा सा देख लीजिए। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज, रिजल्टेंट का मतलब क्या, रिजल्ट, ऑल द फोर्सेज मतलब क्या, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, दोनों का रिजल्ट क्या है, जीरो है। फोर्स तो लगा रहा है लेकिन रिजल्ट क्या आया, जीरो, मूव ही नहीं कर पाया तो मतलब क्या, जीरो। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। तो जब भी फोर्स लगाया जाए और उसका रिजल्ट आपको क्या मिले, जीरो मिले, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आपको नजर नहीं आए, तो उस फोर्स को हम लोग कहेंगे बैलेंस फोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अनबैलेंस फोर्स, जैसे इसका थोड़ा सा अपोजिट है, उसी प्रकार का है। चलिए एग्जांपल फिर से हम लोग ले लेते हैं वही वाला। ये हमारे पास बॉक्स है वही वाला, ये बॉक्स है भाई। बॉक्स में जो ताला हम लोग नहीं लगाते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कब्जा। हाँ, तो तुमको क्या लगा, आंख लग रहा था? अरे बाप रे बाप। इसको देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये बॉक्स है और इसको ये जो है ना आंख लग रहा है। अच्छा हम लिखे भी हैं बॉक्स का आंख होता है, इसको देख लो। अच्छा ठीक है, गलती मेरा ही है, ठीक है, सॉरी। तो ये हमारे पास बॉक्स है, वही वाला बॉक्स आप मान लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे भी एक लड़का है, हम ही है मान लो, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा हमशक्ल है इधर,
मेरे फिगर पे, मेरे डायग्राम पे हंसो मत, नहीं तो तुम्हारा आने वाला पीढ़ी इससे भी गंदा फिगर बनाएगा, इसलिए हंसो मत। चलो देखो यहाँ, तो ये हो गया हमारा। लेकिन इसमें एक बात ये है ना कि ये जब इधर अपना फोर्स लगा रहा है ना, तो ये लगा रहा है 30 न्यूटन का, और ये जब फोर्स लगा रहा है ना तो ये मात्र 20 न्यूटन का ही लगा पा रहा है। तो अब आप बताइए थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के कि ये बॉक्स हमारा मूव करेगा या नहीं करेगा? किधर करेगा? इस तरफ आएगा ना, इस तरफ आएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन ज़्यादा, 20 है तो 30 है हमारा, 10 न्यूटन ज़्यादा लगा रहा है तो बॉक्स हमारा इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा मूवमेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल किसका? अनबैलेंस्ड फोर्स का। लिख देते क्या लिखा हुआ है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो। जीरो कैसे हुआ? जीरो तो नहीं है, रिजल्ट क्या आ गया? 10 न्यूटन हमारा रिजल्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 था, 10 न्यूटन आ गया हमारा। नेट फोर्स का मतलब हुआ रिजल्टेंट फोर्स। हाँ बिल्कुल सही सवाल पूछे हो, बहुत जगह पे ना नेट फोर्स पूछ देगा आपको। नेट का मतलब हो गया टोटल, है ना, टोटल। तो नेट फोर्स हमारा इसमें कितना हो गया? रिजल्टेंट वाला 10 न्यूटन हो गया ना, 10 न्यूटन ज़्यादा लगा रहा है इसीलिए मूव कर पा रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमारा जीरो नहीं है, इसीलिए एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका? अनबैलेंस्ड फोर्स का। एक एक पॉइंट और लिखा हुआ दोनों में, देखो, इट डज नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट, ये मूव नहीं कर पाता है, बैलेंस फोर्स नहीं होता है, स्टेशनरी का स्टेशनरी रह जाता है वो, लेकिन ये मूव कर लेता है। कोई डाउट इसमें? चलिए अब एक दो सवाल आप लोगों से पूछा जाए। देखिए सवाल ये है कि नेचर में ना फिजिक्स कहता है कि नेचर में कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है ना तो वो दो ही स्टेट में हो सकता है, या तो रेस्ट में या तो मोशन में। लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट का ये नेचर होता है, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि वो हमेशा रेस्ट में रहे। जैसे मान लो यदि हम बहुत थक जाएंगे, हालांकि ऐसा तो हम चाहते तो नहीं है, हमको काम करना अच्छा लगता है ना, तो मतलब मान लो कभी हम थक जाएंगे तो क्या चाहेंगे? हम रेस्ट करना चाहेंगे ना। लेकिन ये बात थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा फिजिक्स में चलते हैं हम लोग। फिजिक्स में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो दो स्टेट में रह सकते हैं, या तो रेस्ट में या तो मोशन में। लेकिन फिजिक्स में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट है ना उनका एक खास नेचर है कि वो हमेशा जो है ना रेस्ट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो चाहता है कि हम रेस्ट में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेस्ट में उनको रहना ज़्यादा पसंद है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के उसको मूव करवा देते हैं। क्या कर देते हैं? मूव करवा देते हैं। जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको, यदि आज पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा यानी कि मून घूम पाता है तो क्यों घूम पाता है? क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है? उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है। अब जरा सोचिए इस चीज को आप ध्यान से, अर्थ के अराउंड हमारा मून क्यों घूम पा रहा है? क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। फोर्स तो चंद्रमा भी लगा रहा है, लेकिन फर्क ये है कि जितना ज्यादा फोर्स अर्थ उस पर लगा रहा है उससे कई ज्यादा कम मून लगा रहा है धरती पे। तो क्या यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स हुआ? बिल्कुल हुआ। अनबैलेंस फोर्स के कारण ही दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज को, ठीक ना। बहुत बार आपको पूछ देगा कि यदि ब्रह्मांड में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो किस फोर्स के वजह से? बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स? अनबैलेंस फोर्स के वजह से, है ना। यदि ये हम आज इसको मूव करवा पा रहे हैं तो अनबैलेंस फोर्स, हम फोर्स तो इसमें लगा रहे हैं लेकिन ये फोर्स नहीं लगा रहा है तो मूव कर रहा है ये हमारा। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इस बात को याद रखिएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है ना तो वो हमेशा अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही करता है। एक और बात, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में आपको दिख जाए मतलब कि उसमें अनबैलेंस फोर्स है। कोई डाउट अब इस चैप्टर में? हालांकि ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट के पीछे एक और कॉन्सेप्ट जो बताया जाता है लगभग, वो ये बताया जाता है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा, उस पर दो फोर्स अप्लाई होता है, हमेशा याद रखना इस चीज़ को, है ना। क्या? जैसे मान लो यदि ये हमारे पास एक रॉक है यानी कि एक पत्थर है और ये लैंड पे है, धरती पे है,
तो ये हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के इसको नीचे खींच रहा है। और हम लोग पढ़ेंगे अपने न्यूटन के थर्ड लॉ में, जितना ज़्यादा वो फोर्स लगाएगा नीचे, उतना ही ज़्यादा वो फोर्स ऊपर भी लगाएगा। तो अर्थ केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो लगाता ही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जितना ज़्यादा वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगाता है उतना ही ज़्यादा वो फोर्स ऊपर भी लगाता है। नहीं, बीच में बिल्कुल रहना चाहिए, इसीलिए तो वो धरती पे सटा हुआ है ना। अब आप क्या चाहते हैं, हवा में उड़ना चाहिए? हाँ हाँ, लेकिन उसका अपना वेट भी तो है ना, ये भी तो देखो, उसका अपना एक वेट भी तो है। जैसे यदि आप एग्जांपल लें एयर का, क्या एयर का कोई वेट है क्या? मतलब निग्लिजिबल है, वेट तो है उसका, मास से तो वेट होगा ही, है ना, बहुत कम है, बहुत कम है, इसीलिए वो हमेशा भटकता रहता है ना। लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए, इसका वेट है, नीचे गिर जाएगा। तो जितना फोर्स ग्रेविटेशन नीचे लगाता है उतना ही फोर्स वो ऊपर भी लगाता है। इसीलिए जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट धरती पे रख देते हैं नीचे, तो वो चुपचाप वैसे ही पड़ा का पड़ा रह जाता है। यानी कि यहाँ पे किसका काम हो रहा होता है, बैलेंस फोर्स का हो रहा होता है ना। लेकिन संसार में जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मूव कर रहा है, वो केवल और केवल अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। कोई डाउट अब इसमें? समझ में आ गया? कहीं पे कोई समस्या? चलो अब थोड़ा सा जो सवाल पूछा था हर्षित कुमार, बता ही देते हैं तुमको। देखो ये बॉटल है, आपका सवाल ये है कि जितना ग्रेविटेशन नीचे फोर्स लगाता है उतना ही ये ऊपर में भी लगाता है, तो इसको ये हवा में ही तैरता रहना, मतलब तैरता ही रहना चाहिए था इनको। लेकिन देखो इसमें काम ये होता है ना कि जब हम लोग इसको नीचे छोड़ेंगे, इसका अपना भी तो कुछ फोर्स है ना, नीचे जब ये गिरेगा तो इसका अपना भी तो कुछ फोर्स है नीचे गिरने का, है ना, है कि नहीं? पहले बताओ, आपको मालूम है कि जितना नीचे फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर में लगेगा, तो आपके हिसाब से ये बिल्कुल हवा में तैरना चाहिए था। लेकिन इसका अपना भी तो एक फोर्स है, पानी है तो भाई इसका वजन तो है ना, फोर्स है तो नीचे गिरेगा। लेकिन हाँ, जब ये नीचे गिर जाएगा ना तो बिल्कुल इस पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि अब उसको नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं है ना। तो अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक रहा है, और जब वो रोक रहा है ना तो दोनों फोर्स लगा रहा है, नीचे ऊपर दोनों, ताकि वो मूव ना कर पाए, मूव ना कर पाए। इसीलिए हम बोले थे कि हर एक ऑब्जेक्ट का ये नेचर होता है कि वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन हम लोग एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के उसको बदल देते हैं। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि ये वाला टॉपिक आप इसको मिटा सकते हैं। तो लेकिन हाँ याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि है तो उस पर नीचे भी फोर्स उतना ही लगता है जितना ऊपर लगता है ना। अच्छा, एक और चीज आपको बताया गया होगा क्लास 8 में, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन क्या है, मान लीजिए यदि ये हमारा कार है, अरे यार, यदि ये हमारा कार है, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, यदि इसका मूवमेंट का डायरेक्शन इधर है, यानी कि ये इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है, पीछे लगता है। इस डायरेक्शन में इसका क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो ये फ्रिक्शन भी एक अलग टॉपिक है, समझ के बात को। अब कहीं पे कोई समस्या याद रहेगा। हालांकि अभी फिलहाल यदि आप ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट उतना नहीं भी दिमाग में रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यदि रखते भी तो ठीक है, उतना कुछ हार्ड है इसमें है नहीं, है ना। चलिए ग्रेविटेशन को तो हम लोग अपने अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डीपली में, है ना। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़। चलिए आप लोगों को यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग कमेंट का जवाब देंगे आपका, है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।